नमस्ते। आज आप सभी का मैं इस नए वीडियो में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय की प्रवक्ता अंजू जांगेड़। आज कक्षा बीएड सेकेंड ईयर व एसएस सेकेंड ईयर का विषय लिंग विद्यालय एवं समाज की यूनिट संख्या फर्स्ट का टॉपिक समता और समानता का पार्ट 2 वर्ग या क्लास के बारे में विस्तृत चर्चा करूंगी। और उससे पहले वाले वीडियो में मैंने समता और समानता का पार्ट फर्स्ट जाति या कास्ट के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। तो आज हम उसका पार्ट सेकंड का वर्ग के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए हम देखते हैं कि वर्ग क्या होता है। वर्ग की परिभाषा। सामाजिक वर्ग सभ्य समाज में स्थितिकरण है। जाति व्यवस्था भारत में पाई जाती है, परंतु वर्ग व्यवस्था पूरी दुनिया में व्याप्त है। ऑर्गन और निम्कोफ के अनुसार सामाजिक वर्ग समाज में समान सामाजिक स्तर के लोगों का समूह है। तो विद्यार्थियों, आज हम ये देखते हैं कि वर्ग क्या है, वर्ग की डेफिनेशन क्या है। जो एक ही वर्ग का होता है उसको हम कहते हैं वर्ग। तो ये समाज में स्थितिकरण भी होता है और सभी प्रकार के समाजों में आर्थिक आधार पर वर्गीकरण है और व्यक्ति अपने आर्थिक स्थिति के आधार पर उच्च, मध्य या निम्न वर्ग में रखे जा सकते हैं, पर यह वर्ग स्थायी नहीं है। व्यक्ति अपनी क्षमता और मेहनत के अनुसार एक से दूसरे वर्ग में जा सकता है। यह देखा गया है कि उच्च आर्थिक वर्ग के छात्र हमेशा लाभ की स्थिति में रहते हैं। उनके माता पिता उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, उन्हें बेहतर संसाधन दे सकते हैं, जिससे कि वह छात्र अन्य छात्रों से आगे रह पाते हैं। बिल्कुल बच्चों, ये देखा जाता है ना कि आर्थिक आधार पर जो वर्गीकरण होता है वो तो होता ही है, लेकिन उच्च और मध्यम अन्य वर्ग में भी रखे जाते हैं। ये वर्ग स्थायी नहीं होते हैं। अगर कोई बच्चा मेहनत करता है तो वो एक अच्छे वर्ग में भी जा सकता है। मतलब वर्ग कोई स्थायी नहीं होता है। मैंने आपको बताया था कि जाति स्थायी होती है, जो जन्म से ही आपको मिल जाती है। वर्ग आपको जन्म से नहीं मिलता है। आप अपनी क्षमता और मेहनत के अनुसार एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जा सकते हैं और लाभ की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि निम्न आर्थिक स्थिति वाले छात्र आर्थिक कमी होने के कारण पीछे रह जाते हैं। इस तरह विभिन्न वर्गों के छात्र प्रतिभा में समान होने पर भी समान नहीं हो पाते हैं। प्रकृति ने प्रतिभा प्रदान करने में वर्ग का भेदभाव नहीं किया है। गरीब हो या अमीर, सभी वर्गों में बुद्धि, प्रतिभा, रूप, रंग, क्षमताएं बराबरी में पाई जाती है, परंतु आर्थिक रूप से सशक्त लोग बेहतर संसाधनों के कारण आगे आ सकते हैं। देखते हैं ना, गरीब परिवार के बच्चे जो होते हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो वो अपनी जो प्रतिभा होती है, जो उनकी बुद्धि क्षमता होती है, वो दिखा नहीं पाते। लेकिन जो आर्थिक रूप से सशक्त जो लोग होते हैं वो बेहतर संसाधनों के कारण क्या होते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बच्चों आगे बात करना चाहूँगी अपने प्रारंभिक चरण में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, जो निम्न प्रकार से हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जाति व्यवस्था में कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इनको सबसे उच्च स्थान में दिया गया, और शुद्ध जो कि ब्राह्मण जी के पैरों में थी, इसलिए इनको निम्न स्थिति का रखा गया। तो पहली जो उच्च स्थिति होती है ब्राह्मण की होती है, दूसरी होती है क्षत्रिय, तीसरी होती है वैश्य और फोर्थ नंबर पे होते हैं शूद्र। ये मैंने आपको जाति व्यवस्था में बताया था। आगे हम बात करते हैं, यह व्यवस्था जन्म आधारित न होकर कर्म आधारित थी। वर्तमान में व्यवस्था जाति पर भारी पड़ रही थी। वर्ण व्यवस्था के कारण विभिन्न प्रकार के भेदभाव और असमानता में कमी हो रही है। वर्तमान में वर्ग के निम्नलिखित आधार देखने को मिलते हैं कि वर्ग के आधार कौन कौन से हैं, यह हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो है लिंग के आधार पर। लिंग के आधार पर बच्चों वर्ग का जो प्रथम आधार है वो कौन सा है, लिंग है।
लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष दो प्रकार के वर्ग है, जैसे आपको दिख रहा है पुरुष वर्ग और स्त्री वर्ग, परंतु दोनों समकक्षी और समान महत्व के न होकर हीनता और उत्कृष्टता के भाव से ग्रसित है। स्त्री को पुरुष आज भी अपना दास मानता है और सदैव उसके ऊपर अपनी श्रेष्ठता की स्थापना का प्रयास करता है। लिंग के प्रति यह भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण हमारी संस्कृति के कारण है और सांस्कृतिक आदर्शों के पालन के लिए स्त्रियां आज भी तरह तरह के अत्याचार सहन कर रही है। देखा जाता है ना कि शादी के बाद में जब किसी लड़की को अगर उसके घर पे या उसके हस्बैंड के द्वारा अगर कोई हिंसा दी जाती है तो लड़की चुपचाप सहन कर लेती है, क्योंकि उसे ये सिखाया जाता है कि वही घर अब तुम्हारा है। ठीक है, तो पितृसत्तात्मक और पुरुष प्रधान समाज में आज की स्त्री भी हाशिए पर खड़ी है। परिवार समाज, जो हमारा परिवार है, जो हमारा समाज है, वो सांस्कृतिक रीति रिवाजों में स्त्री का होना तो आवश्यक समझा जाता है, परंतु अस्तित्व विहीन रहे, यह भी लिंग संस्कृति और संस्था के आधार पर जन्म से ही सिखाया जाता है। देखा जाता है कि बच्चों आज के ज़माना है तो बहुत डेवलप हो चुका है, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि कई घरों में स्त्रियों की दशा वही है जो कि पुराने ज़माने में थी, या हम कह सकते हैं कि उन्हें परंपराओं के आधार पर उन्हें अस्तित्व विहीन कर दिया गया है। उनका कार्य सिर्फ घर के काम करना ही रह गया है, लेकिन आज की जनरेशन में उन्हें पढ़ाया जा रहा है, लिखाया जा रहा है जिससे वो अच्छी नौकरी करे। लेकिन हर परिवार में ये चीज़ हो रही है? नहीं हो रही। गरीब परिवारों में अब आज भी लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है। तो जो मैंने आपको बताया कि लिंग के आधार पर दो है, पुरुष वर्ग और स्त्री वर्ग, और इन दोनों में ही हीनता की भावना हमेशा देखी जाती है। हमेशा पुरुष को ही उच्च वर्ग में रखा जाता है और स्त्री वर्ग को हमेशा निम्न वर्ग की दृष्टि से ही देखा जाता है। आगे हम बात करते हैं स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर बच्चों, एक तो होता है ग्रामीण और एक होता है शहरी। तो हम ग्रामीण वर्ग की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? अशिक्षा होती है, गरीबी होती है, बेरोजगारी होती है, परस्पर ईर्ष्या होती है, मनमुटाव होते हैं और मूलभूत सुविधाओं से वंचित, मतलब फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। तो लिंगीय अलगाव, सांस्कृतिक रूढ़िग्रस्तता और संस्थाओं में ग्रामीण क्षेत्र में अगतिशीलता के तत्व व्याप्त हैं। शहरी क्षेत्र की अपनी अलग समस्याएं हैं। मूलभूत संस्थाओं का हनन, संस्कृति से नैतिकता तथा मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है और इनकी पकड़ ढीली होती जा रही है। तो शहरी क्षेत्रों में शिक्षा और जागरूकता के फैलाव के कारण लिंगीय भेदभावों में कहीं कहीं न्यूनता देखने को भी मिल रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो क्या है, सब चीज़ों की समस्याएं रहती है, लेकिन जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे आज हमारे क्या हो रहा है? संस्कृति से नैतिकता और मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है। आर्थिक आधार पर तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है आर्थिक आधार पर। आर्थिक आधार पर पूंजीपति होते हैं, श्रमिक होते हैं, उद्योगपति होते हैं, अमीर होते हैं और गरीब होते हैं। तो आर्थिक आधार पर अमीर, गरीब, पूंजीपति, श्रमिक इत्यादि के वर्ग आते हैं। अमीर पूंजीपति वर्ग संस्कृति और संस्था के गतिशील तत्वों और इनको अपनी सुविधाओं के कारण गढ़ लेता है। गरीब और श्रमिक वर्ग की चली आ रही संस्कृति और संस्था में गहरी आस्था होती है। अमीर वर्ग तथा गरीब वर्ग की लिंगी अवधारणा में अंतर होता है। फिर आता है व्यवसाय के आधार पर। व्यवसाय कौन कौन से होते हैं? अपने इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वकील होते हैं, किसान, बढ़ई, लोहार, शिक्षक, जुलाहा आदि चीज़ें होती हैं। तो व्यवसाय के आधार पर व्यापारी, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील और बढ़ई, लोहार, शिक्षक आदि वर्ग में आते हैं। आजकल व्यावसायिक वर्गों के अपने अपने संगठन हैं। विभिन्न व्यवसायों में हम देखते हैं कि सामाजिक स्तर और शैक्षिक स्तर के व्यक्ति हैं और ये निर्भर करता है कि उनकी लिंगी और सांस्कृतिक संस्थागत मान्यता पर। डॉक्टर और इंजीनियर के वर्गों की लिंगीय, सांस्कृतिक और संस्था के प्रति मान्यता में पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। व्यवसाय के आधार पर मतलब ये है कि अनेक तरह के व्यवसाय होते हैं और ये व्यवसाय होते हैं जो वर्गों में विभाजित हो जाते हैं। तो इन सभी का क्या होता है? इन सभी वर्गों की जो लिंगीय, सांस्कृतिक और संस्था के प्रति मान्यता होती है
वो सब पर्याप्त क्या होती है, अंतर पाया जाता है। सामाजिक स्थितिकरण के आधार पर उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग का जीवन संस्कृति और संस्थाओं के दबाव से रहित होता है तथा लिंगी अवधारणा कम जटिल होती है, जबकि संस्कृति और संस्था के तत्वों की उत्तरजीविता में मध्यम वर्ग सर्वाधिक पिसता है। तो लिंगी भेदभाव जहाँ सर्वाधिक होते हैं, परंतु यह दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये नवीन प्रतिमान गढ़ने का कार्य है मध्यम वर्ग से ही निकलकर कोई करता है। एक तो उच्च वर्ग होता है जो कि उच्च रहता है, मध्यम वर्ग होता है जो कि मध्यम में रहता है, और निम्न वर्ग जो कि बिल्कुल निम्न में आता है। शिक्षा के आधार पर दो प्रकार के वर्गों को विभाजित किया गया है। एक तो आता है आपका शिक्षित और दूसरा आपका आता है अशिक्षित। शिक्षित व्यक्ति को समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, इसलिए शिक्षाविहीन मनुष्य को प्रशुद्ध सदस्य माना गया है। शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति के कार्य के तरीके, उनके बोलचाल, उनके रहन सहन, विचारों में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। तो शिक्षा के द्वारा आज स्त्रियां लिंगी भेदभाव और पूर्वाग्रहों से आगे निकल रही है, जिससे संस्कृति और संस्था के तत्वों में भी परिवर्तन आ रहा है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि शिक्षित वर्ग और अशिक्षित वर्ग, शिक्षित वर्ग को हमेशा उच्च माना जाता है, अशिक्षित वर्ग को हमेशा निम्न माना जाता है। कहते हैं कि दोनों के बोलचाल और रहन सहन में बहुत डिफरेंस होते हैं, लेकिन मैं यह पूरे समाज पे लागू नहीं करना चाहती। जो अशिक्षित वर्ग होता है ना, उनका भी आजकल बोलचाल, रहन सहन का तरीका बहुत अलग है। वो शिक्षित वर्ग से भी अच्छे तरीके से रहते हैं। तो बच्चों, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई जो पढ़ा लिखा नहीं होता है तो वो निम्न वर्ग की दृष्टि से देखा जाए, बिल्कुल नहीं। उनको भी समान अधिकार दिए जाते हैं। आज के अगर हम पुराने ज़माने की बात करते हैं तो कई स्त्रियां पहले पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन आज उन्हीं के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, ये यूँ कहूँ कि कलेक्टर आदि बनने में सहायक हो गए हैं। तो ये उनकी माँ की ही शिक्षा थी जो उन्हें इतना अच्छा बनाने का प्रयास किया गया। तो ये बात परंतु सोचनीय है कि लिंग और संस्कृति का हवाला देते हुए बालिकाओं की शिक्षा को उतना प्रोत्साहित नहीं किया जाता। अभी मैंने आपको बताया था कि ग्रामीण शहरों में, ग्रामीण जो होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि है ना, अभी भी लड़कियों को नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि उनको भी और अच्छे से पढ़ाया जाए, जिससे कि अशिक्षित वर्ग को ख़त्म किया जाए। अब आता है आयु के आधार पर। आयु के आधार पर कई प्रकार के वर्ग होते हैं। कम आयु और अधिक आयु के वर्ग के व्यक्तियों की सोच, उनकी कार्य प्रणाली में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। अधिक आयु का व्यक्ति लिंग, संस्कृति और संस्था के प्रति गहरी आस्था, जड़ता, कम गतिशील सोच रखता है। वही कम आयु का व्यक्ति इसके विपरीत सोच रखता है। परंतु आज आवश्यकता है इन दोनों की अच्छाइयों के मध्य समन्वय की। अधिक आयु का व्यक्ति अनुभवी होता है, परंतु यदि वह सदैव संस्कृति और संस्था का वास्ता देते हुए लिंगी भेदभावों को बढ़ावा दे तो प्रवृत्ति घातक होगी। वही दूसरी ओर विद्रोही युवा वर्ग संस्कृति, लिंग और संस्था इत्यादि में किसी तरह की आस्था न रखे, तब भी स्थिति घातक हो जाएगी। तो अब संतुलन की स्थापना अत्यावश्यक है। आयु के आधार पर मुझे आपको इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। आयु के आधार पर जो लोगों की सोच होती है, जो ज़्यादा अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, ट्रेडिशनल चीज़ों को ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए कि ट्रेडिशनल ज़माने की जो होती है महिला और एक आज के युग की जो महिला होती है, उन दोनों में किसी तरह का संतुलन नहीं हो पाता है। मान लीजिए कि अगर शादी करके एक लड़की एक घर में आती है और मान लीजिए उसकी जो मदर इन लॉ होती है या उनकी जो सास होती है, वो अगर ट्रेडिशनल रूल्स पे चलती है, तो जो आज की जनरेशन की जो लड़की होती है वो उनका विरोध करती है, क्योंकि वो आज के ज़माने की है। और वो जो लोग होते हैं, जो उनकी जो मदर इन लॉ है, वो क्या करती हैं कि वो इन चीज़ों को देखती है कि नहीं, मेरे रूल्स, मेरी परंपराएं। तो दोनों में क्या होता है, संतुलन नहीं बैठ पाता। तो मैं ये नहीं कहती कि वो अपने रूल्स को फॉलो नहीं करे, या फिर जो नए ज़माने की लड़की है वो कुछ रूल्स का फॉलो नहीं करे, बिल्कुल करो, लेकिन एक लिमिटेशन होती है कोई भी चीज़ करने की। ठीक है, अगर मान लीजिए कि
वह सदैव संस्कृति और संस्था का वास्ता देते हुए लिंगी भेदभावों को बढ़ावा देंगे तो ये प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी, घातक होगी। वहीं दूसरी ओर अगर जो विद्रोही और जो युवा वर्ग है वो संस्कृति, लिंग और संस्था इत्यादि किसी में भी आस्था न रखे तब वह स्थिति कैसी हो जाएगी, वो भी घातक हो जाएगी। तो दोनों में संतुलन की क्या है, बहुत अधिक आवश्यकता है। आगे बच्चों हम बात करते हैं वर्ग व्यवस्था और समता तथा समानता के मध्य संबंध निम्न प्रकार से हैं। वर्ग व्यवस्था में जाति इत्यादि नहीं होती है। वर्ग व्यवस्था में किसी तरह की कोई जाति नहीं होती है। वर्ग व्यवस्था में उच्च वर्ग के व्यक्तियों हेतु समता और समानता बढ़ती जाती है। वर्ग व्यवस्था उच्च नीच की भावना की समाप्ति में सहायक है। एक वर्ग के व्यक्ति आपस में मिलकर परस्पर हितों और अन्य हेतु भी कल्याणकारी कार्य करते हैं, जिससे समानता और क्षमता में वृद्धि होती है। देखिए, वर्ग का मतलब यह होता है कि कोई एक वर्ग बन जाना। जैसे कोई व्यापारी है तो उसका एक वर्ग हो जाता है। मैंने आपको जैसे भी कई आधार पे जो वर्ग बताए हैं तो ये सब वर्ग है। तो इनमें क्या होता है, एक ही वर्ग के व्यक्ति जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या करते हैं, परस्पर हितों में या अन्य कल्याणकारी कार्य करते हैं, जिससे समानता और क्षमता में वृद्धि होती है। वर्ग में समता और समानता की प्रवृत्ति के कारण सहयोग और सहानुभूति की भावना भी विकसित होने लगती है और हमारे सामाजिक संबंधों में प्रगाढ़ता आती है। आर्थिक गतिविधियों में गति में सहायक होती है। सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से भी क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। वर्तमान में वर्ग की आवश्यकता अत्यधिक है क्योंकि यह व्यक्तियों को संगठित करने का कार्य समान रूप से करती है। विभिन्न प्रकार के वर्गों द्वारा सामाजिक विषयों पर आवाज उठाने का कार्य करते हैं, जिससे समानता का प्रोत्साहन प्राप्त होता है। वर्गों का उदय एक प्रकार की प्रतिक्रिया यह रूढ़िवादी असमानता और भेदभाव के विरुद्ध। अब बच्चों हम बात करते हैं कि कमजोर आर्थिक स्थिति वाले लोगों को बराबर मौका मिले, इसके लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, कमज़ोर बच्चे मतलब वो नहीं, कमज़ोर आर्थिक स्थिति वाले जो लोग होते हैं, जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। सभी के लिए निःशुल्क शिक्षा, बिल्कुल आज जो सरकार जो योजनाएं चला रही है उन योजनाओं में सभी को निःशुल्क शिक्षा दी गई है। गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रतिभाशाली गरीब छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग चलाई जा रही है। प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए कोचिंग और पौष्टिक आहार आदि की व्यवस्था की गई है। आरक्षण का आधार जाति न होकर वर्ग व्यवस्था को किया गया है। सरकारी नौकरियों के फॉर्म की फ़ीस भी नाम मात्र की हो गई है। मतलब सरकारी नौकरियों के लिए फॉर्म की फ़ीस भी क्या कर दी गई है, नाम मात्र की कर दी गई है। गरीब छात्रों के लिए छात्रावास, भोजन आदि की व्यवस्था है, जिससे कि पढ़ने के लिए उन्हें किसी की सहायता न लेनी पड़े। संविधान द्वारा गरीब छात्रों को यह अधिकार प्राप्त है, परंतु भ्रष्टाचार, राजनीति और जागरूकता के अभाव के कारण सही हकदार को यह सुविधा नहीं मिल पाती है। बिल्कुल बच्चों, ये देखने को मिलता है ना कि गरीब बच्चों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है, लेकिन क्या होता है, कुछ लोग जो भ्रष्टाचार और राजनीति और जागरूकता के अभाव के कारण सही हकदार को ये सुविधा नहीं दे पाते हैं या उन्हें नहीं मिल पाती है। बच्चों, तो आज हमने देखा समता और समानता के पार्ट 2 को, जिसका नाम था वर्ग। आने वाले वीडियो में मैं समता और समानता का पार्ट 3 लेके आऊँगी और पार्ट 3 में मैं आपको धर्म आधारित समता व समानता और जाति आधारित समता व समानता के बारे में विस्तृत चर्चा करूँगी।